नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के एक और बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है ये नोटिफिकेशन आपको पता तो चल गया होगा कि ये यूपीएससी का जो ईपीएफओ का एग्ज़ाम होता है, उसका ये नोटिफिकेशन आया है। और वैकेंसी देखी जाए तो ठीक है, क्वाइट गुड नोटिफिकेशन में जो वैकेंसी दिख रही है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। कम हमेशा होती है क्योंकि जो ईपीएफओ ऑफिसर होते हैं, एनफोर्समेंट ऑफिसर, और एपीएसी, सॉरी एपीएसी, तो जो ये दो पद हैं, ये इनमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी होती है वो हमेशा कम होती है। लेकिन ये ज़्यादा भी कम नहीं है। अगर हम एमपीपीएससी और अदर एग्जाम की तुलना करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बहुत ही बढ़िया जॉब होती है ये। तो इसमें अगर हम देखें तो जो ईपीएफओ का इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये 165, सॉरी 156 इसकी वैकेंसी इन्होंने दी है यूपीएससी ने, जिसमें एमरिजल की 78, ईडब्ल्यूएस की एक, सोच सकते हैं आप, ईडब्ल्यूएस की केवल एक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। फिर अगर हम ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 42, एससी और एसटी की 23 एंड 12 यहाँ पे जो वैकेंसी है यहाँ पे दी हुई है। पीडब्ल्यूडी की भी काफ़ी अच्छी 9 वैकेंसी यहाँ पे इन्होंने दी है। फिर अगर हम इस एग्ज़ाम की बात करें तो इसमें जो दूसरा एग्ज़ाम होता है, मतलब इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में आपको 2 पेपर देना पड़ता है। अगर आप दोनों पेपर सेलेक्ट करेंगे तो 2 पेपर होंगे, और अगर एक करेंगे ईओ या फिर ईएफओ तो उसमें आपको अलग एग्ज़ाम होगा। तो ये जो दूसरी वैकेंसी है ये है किसकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एपीएफसी। क्या है एपीएफसी, क्या ये एग्ज़ाम होता है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है ये कितनी है, 74 वैकेंसी है टोटल, जिसमें कि अनरिजर्व की 32 होती है, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी की 28 और एससी की केवल 7 यहाँ पर वैकेंसी इन्होंने निकाली है। अगर हम इन दोनों में अंतर की बात करें तो सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि जो आपका ईओ होता है, इसमें अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम, कोई भी ग्रेजुएशन किया है तो आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे तो आप दोनों ही दे सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, दोनों एग्जाम में आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, कि आपका एक ना कोई किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएससी, बीए, बीकॉम, कोई भी हो चलेगा। लेकिन जो आपका सेकंड एपीएफसी का जो एग्जाम है, कहाँ गया हमारा ये, इसमें आपका जो क्वालिफिकेशन है, इसमें एक चीज़ और मांगी है इन्होंने, वो है कि आपका एजुकेशनल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिग्री होनी चाहिए किसी भी एग्जाम, और जो डिजायरेबल है, मतलब अगर आपके पास है तो अच्छा, और नहीं है तो भी अच्छा। मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया है कंपनी लॉ में, लेबर लॉ में, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भी आप ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर नहीं किया है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये किया है तो एक प्लस पॉइंट है आपके पास, मतलब आपको प्रेफर किया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे क्या प्रेफर किया जाएगा उनके मुकाबले जिन्होंने ये डिप्लोमा नहीं किया है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है और आपकी जो नॉलेज है या फिर अपने सब्जेक्ट्स में कमांड है वो बहुत अच्छी है, कंपनी लॉज में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, लेबर लॉ में आपकी कमांड बहुत अच्छी है, तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको, जो डिजायरेबल का मतलब ही होता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास ये हो, क्वालिफिकेशन हो, लेकिन अगर है तो आप प्लस पॉइंट में है। तो इन दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा। फिर अगर हम इसके एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी ले रहा है और पोस्ट भी, नंबर ऑफ पोस्ट कम है। तो इसमें उन लोगों को ज़्यादा एज मिल जाता है जिन्होंने, जो अपना ग्रेजुएशन है वो अकाउंट से किया है, इसका मतलब कॉमर्स फील्ड से किया है, और साथ में उन्होंने कंपनी लॉज या फिर जो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो टर्म्स होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझा है, और उन पर उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। लेकिन इसमें आपको केवल कंपनी लॉज से आपका सिलेक्शन नहीं होना है। इसमें आपका 300 नंबर का पूरा पेपर होता है, जिसमें जीके, जीएस, कंप्यूटर, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, जो वो तो हो गया, जितना यूपीएससी में पूछा जाता है वो तो होगा ही होगा। साथ में आपको कंपनी लॉज होता है, कंपनी लॉज या फिर जो लेबर लॉ होते हैं, या फिर जो आपकी मजदूरी से संबंधित जितने भी लॉज आते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो ये दोनों में सिर्फ इसमें आपको क्या अलग से पढ़ना पड़ता है, मैं आपको इसका सिलेबस दिखाता हूँ। ये देखिए, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो वो लोग जनरल इंग्लिश, आपको इसमें एक नया सब्जेक्ट रहता है। अगर हम यूपीएससी से तुलना करें, इसके यूपीएससी के सिविल सर्विस वाला एग्जाम है उससे तुलना करें, तो वहाँ पर इंग्लिश का सीधा एग्जाम नहीं होता है ऑब्जेक्टिव टाइप, लेकिन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये आपका यूपीएससी में भी है। फिर यहाँ पर डेवलपमेंट इशू प्रेजेंट टर्म्स इन, मतलब इकोनॉमी। फिर यहाँ पर गवर्नेंस मतलब पॉलिटी। फिर यहाँ पर जनरल साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये तो वहाँ पर भी होता है यूपीएससी में भी। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये ओवरलैप करते हैं, ठीक है। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर थोड़ी अलग लेवल की होती है, बट वहाँ पे भी हम सीसैट में इसकी तैयारी करते हैं।
तो इसमें अलग क्या है, आपको अलग क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी अगर आप हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड से हैं तो भी फिर भी बेसिक इंग्लिश आती है तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होती। मतलब आपको सिर्फ ये दो सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन प्लस प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। मतलब जो अकाउंट की, जो आपने 11th क्लास की बुक है, कॉमर्स में वाले जो बच्चे पढ़ते हैं अकाउंट के लिए होती है जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स, तो वो बुक इसके लिए बहुत ही अच्छी है और काफ़ी अच्छा सिलेबस है इसका। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके लिए आपको थोड़ा सा आप किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से क्लास ले सकते हैं या फिर यूट्यूब पर, क्योंकि ये लगातार 3-4 साल से, मतलब लगातार तो नहीं लेकिन 3-4 साल से बहुत ही क्रेज बढ़ गया है यूपीएससी का। तो इसके लिए बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर करंट अफेयर ये भी ओवरलैप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका ईपीएफओ की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 2 5 और एक 6, 6 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं, प्लस 7 मैं इंग्लिश को भी लेके चलूंगा। 7 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहाँ से आप ओवरलैप कर रहे हो और आपने बहुत अच्छी से तैयारी की है। बस आपको मेहनत करनी है इन 2 सब्जेक्ट पर, मतलब इन पर तो करनी ही है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि इसको छोड़ देंगे आप। बट आपको सिर्फ 2 नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी वाला जो सेक्शन है, इसके लिए 11th-12th की एनसीईआरटी होती हैं और जो कि केवल अकाउंट कॉमर्स वाले पढ़ते हैं, तो वो बुक्स बहुत ही अच्छी हैं, वहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है? और इंडस्ट्रियल रिलेशन के लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए यूट्यूब पर बहुत सारा मटेरियल है और अगर ये भी ना हो तो काफ़ी अच्छी बुक्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें जो लेबर लॉज़ हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन है, इसमें भी अलग-अलग एक्ट आते हैं बहुत सारे। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो वर्क प्लेस पे मदर्स होती हैं या फिर जो अ, वुमेन्स होती हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कौन-कौन सी मेजर्स अपनाए जाते हैं, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, जिन्हें हम नॉर्मली यहाँ पर नहीं पढ़ते हैं यूपीएससी में, इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं, बट यहाँ पर वो चीज़ें आ जाती हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर अगर हम इसकी एग्ज़ाम फीस की बात करें तो बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे भी यूपीएससी एग्ज़ाम ले रहा है, तो आप यूपीएससी जब सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लेता है तो उसमें सिर्फ ₹100 चार्ज करता है और ईपीएफओ में ₹25 मतलब ₹25 यहाँ पर आपको चार्ज कर रहा है, यूपीएससी फीस ले रहा है। तो काफ़ी कम फीस है। और अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें या फिर अटेम्प्ट की बात करें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एज लिमिट की यहाँ पर बात होती है। तो वो आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। वैसे 30 मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, इसमें देख लेना आप और कमेंट करके बताइए कि इसकी लिमिट क्या है, एज लिमिट क्या है, तो ये देख लेंगे। और यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, इसको आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं। इसमें डिटेल्ड सिलेबस भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। पीडीएफ मेरे यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम चैनल पर मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर हम इस एप्लीकेशन की फॉर्म की बात करें तो इसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये आप वेबसाइट देख सकते हैं upsc.nic.in। क्योंकि जो जिन्होंने भी यूपीएससी का इस बार का सिविल सर्विस वाला एग्जाम फॉर्म फिल किया है, सीएमएस, तो उनको पता होगा कि पहले जो वेबसाइट थी वो चेंज थी और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आई थी उस वाली वेबसाइट में फॉर्म फिलिंग करने में। लोगों के, बहुत सारे लोगों के तो फॉर्म फिल नहीं हो पाए थे। तो उसके बाद से यूपीएससी ने दूसरी वेबसाइट लॉन्च की थी, जो कि एनडीए के एप्लीकेशन फॉर्म में भी यूज हुई थी। तो ये वाली है upsc.nic.in। यहाँ पर आप फॉर्म पर जाएंगे तो आपको एक यूटीआर बनाना पड़ेगा, कहाँ गया, आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जैसे ही आपकी 4 स्टेप पूरे होंगे तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेंगे। और इसका डिटेल्ड वीडियो अगर आप चाहते हैं फॉर्म फिल करने का, जिसमें आपकी कोई भी गलती ना हो, तो मैं इसका एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ कोरा कागज़ पर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मुझे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।